हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले सरकार की प्रणालियों में अंतर्राज्यीय संबंधों की, इंटर स्टेट रिलेशन। देखेंगे कि आखिर जो अंतर्राज्यीय संबंध है वह किस तरीके से काम करते हैं और क्यों आखिर जरूरी है। इंटर स्टेट रिलेशन जो है वह क्यों जरूरी है। हमने जिस फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया, आखिर उस फेडरल स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंस है अंतर्राज्यीय संबंधों की। फेडरल स्ट्रक्चर या संघवाद को सफल बनाने के लिए ना केवल केंद्र जो है वह मजबूत हो, ना केवल केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध हो, बल्कि जो राज्य हैं उनके बीच में भी आपसी समन्वय और जो सहयोग है वह होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है फॉर क्लास पीडीएफ, फॉर क्लास नोट्स, क्लास इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें टोटल 12 भाग हैं, जिसमें कि हम दूसरे भाग का जो चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 ऑल ओवर का है, अंतर्राज्यीय संबंधों को हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है ये आपको बताएगा कि आखिर किस तरीके से संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग के लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। संघीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिए संघीय व्यवस्था सफल बनाने हेतु प्रावधान। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। देखो, फेडरल हमने सिस्टम को अपनाया। अब फेडरल सिस्टम में हमने जाना था कि कम से कम 2 स्तरों पर सरकारों का होना हो। तो हमारे यहाँ संघ सरकार है जो कि राष्ट्र के लिए है, राज्य सरकार है जो कि राज्य के लिए। ठीक है, अब देखो कि फेडरल स्ट्रक्चर ये तो हो गया, लेकिन अभी काम कैसे करेंगे, मतलब इनके बीच में सहयोग होगा या फिर इनके बीच में स्पष्ट शक्ति विभाजन है, किस तरीके से आखिर काम होगा। तो हमने देखा था कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसमें जो केंद्र है वह मजबूत है। अब तक हम इस बात को कर चुके, मतलब केंद्र की बात करें तो केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वह ज्यादा हैं। केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वह ज्यादा हैं, यही पढ़ा था हमने, है ना। केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वह ज्यादा है, और यहां पर राज्यों के पास हमने देखा था कि स्पष्टता है। बेसिकली जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है उसमें विषयों का विभाजन किया गया। राज्य को अधिकार है कि वह स्वायत्त तरीके से काम कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहां होगी कि जब मान लीजिए कि एमपी यूपी के बीच में या फिर एमपी राजस्थान के बीच में अगर किसी तरह का कोई व्यापार होता है और उसके बीच में कौन टैरिफ लगाएगा, कौन शुल्क लगाएगा, है ना, उसे वसूलेगा कौन, कैसे बंटवारा होगा, मतलब कई तरह के जो प्रावधान है, कई तरह के जो विवाद है वह हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बात देखो कि जैसे कि 2 राज्यों के बीच में किसी नदी जल को लेकर विवाद है, जैसे कि हम कावेरी की बात करें, महानदी की बात करें, नर्मदा नदी की बात करें, तो ऐसे विवाद जैसे कि कावेरी नदी देखो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी, इन 4 राज्यों के बीच में विवाद। नर्मदा की बात करेंगे तो राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। ठीक है, कृष्णा जल विवाद की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र। महानदी की बात करेंगे तो महानदी, देखो महानदी और महादाई दोनों अलग अलग नदियां हैं। ठीक है, महानदी की बात करेंगे तो महानदी ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो इस तरह के जल विवाद रहे। तो आखिर आपसी संबंधों के लिए या फिर आपसी सौहार्द के लिए क्या जरूरी है, किस तरह का कोई विवाद ना हो। तो संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने की जो व्यवस्था है वह की गई है। ठीक है, आर्टिकल 262 है जिसमें यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 262 में 262 जो आर्टिकल है वो इस संबंध में प्रावधान करेगा कि आखिर अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है वह कैसे सुलझाया जाए, किसको अधिकारिता होगी, क्या संसद के पास अधिकारिता है, कि न्यायपालिका के पास अधिकारिता है, कि संबंधित राज्य के पास अधिकारिता है, या फिर कोई और आयोग हम बना लें। तो यहाँ पर क्या कि अंतर्राज्यीय जल विवादों की बात यहाँ पर की गई। आर्टिकल 262 इसके बारे में कई जो प्रावधान है वह करता है। फिलहाल मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आगे तो सारी चीजें बताऊंगी कि संसद को इसके बारे में स्पेशल शक्तियां, संसद के पास यह पावर होगा अंतर्राज्यीय जल विवादों के बारे में कि वह बेसिकली कोई ट्रिब्यूनल जो है वह स्थापित कर दे। ठीक है, फिर देखो हम अंतर्राज्यीय परिषदों की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषदों की जो बात है वह आर्टिकल 263 में की गई है। 263 अंतर्राज्यीय परिषदों, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि कम 2 या 2 से अधिक राज्यों की परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद है, इंटरस्टेट बेसिकली जो काउंसिल है। तो हम देखेंगे कि इनका मेन काम क्या होगा। अंतर्राज्यीय परिषद है, ये तो जल विवादों के निपटारे के लिए हो गई, बट अंतर्राज्यीय परिषदों का जो मेन लक्ष्य है वह क्या है, तो हम देखेंगे कि राज्यों के बीच में बेसिकली जो समन्वय है और केंद्र और राज्यों के बीच में जो समन्वय है उसको स्थापित करना। लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया। एक राज्य ने निर्णय बनाए थे, एक राज्य के नियम थे, दूसरे राज्य में वह लागू नहीं होंगे,
तब कैसे पूरी जो व्यवस्था है वह एकीकृत रूप से चल पाएगी, उसके लिए हम कुछ प्रक्रियाओं की बात करेंगे। अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य, देखो ये व्यवस्था की गई है संविधान में बेसिकली कि कैसे आर्टिकल 301 से लेके 307 तक कि अंतर्राज्यीय अगर व्यापार हो रहा है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर किसी तरह का व्यापार है तो उसको लेके, वाणिज्य है तो उसको लेकर किस तरह की स्वतंत्रताएं होंगी, ठीक है, कौन इस पे नियम बना सकता है, कौन जो है प्रतिबंधित कर सकता है कि नहीं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यापार है वह नहीं होगा, किस किस संबंध में क्या चीजें हो सकती हैं, प्रावधान हो सकते हैं, उसकी बात यहाँ पर की गई। फिर आता है क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर परिषद, ठीक है। तो देखो हम क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो याद रखना क्षेत्रीय परिषदें क्या होंगी, क्षेत्रीय और पूर्वोत्तर परिषद। ध्यान रखना कि क्षेत्रीय परिषदों में जो पूर्वोत्तर के 7 स्टेट्स है वह नहीं आएंगे, क्योंकि 7 स्टेट्स के लिए अलग से जो प्रावधान है वह किया जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषदों की बात करेंगे कि कैसे देश की एकता अखंडता बनी रहे, राज्यों के बीच सहयोग समन्वय बने रहे, क्षेत्रवाद का विकास जो है वह ना हो पाए, इसके लिए क्या किया जाता है कि 4-5 राज्य उठाए, उनको एक क्षेत्र में बांध दिया कि ये मध्य क्षेत्रीय परिषद है, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। इस तरीके से 5 भागों में हमने क्या किया कि मतलब एक तरह से आप ये सोचो कि सहयोग के आधार पर हमने 4-5 राज्यों का जो ग्रुप है वह बना दिया। जैसे कि अगर हम उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वही हम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट मत चले जाना। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। इसका कि अगर हम मुख्यालय की बात करें तो कलकत्ता में है ना। तो यहाँ पर देखो कि हमने इस तरीके से जिन जिन राज्यों को इसमें बांधा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद, उन सबके मुख्यमंत्री, उन सबके और बाकी जो मंत्री हैं वे आपस में बैठकर विकास और सहयोग को लेके, समन्वय को लेके जो नीतियां हैं वह बनाते हैं। तो क्षेत्रीय और पूर्वोत्तर परिषद की हम बात करेंगे। क्लियर है इतना? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद आर्टिकल 262, सबसे पहले तो करो आर्टिकल को याद। आर्टिकल 262 इस बारे में जो प्रावधान है वह करता है कि आखिर किस तरीके से जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है वह सुलझाए जाएंगे। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर जल के बंटवारे को लेकर विवाद है तो उसे कौन सुलझाएगा, है ना। तो आर्टिकल 262 जो है वह इसके बारे में प्रावधान करता है कि जल संबंधी विवादों के मामले में अब देखो किसको अधिकार है, संसद को अधिकार है। तो संसद ऐसा काम करेगी विधि बनाकर, है ना। संसद विधि बनाकर क्या कर रही है, अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन के लिए जो प्रावधान है वह करता है। साथ ही आपको एक बात यह भी याद रखना है कि संसद जो है वह यह प्रावधान करती है कि ना तो सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट का या फिर जो हाई कोर्ट है या फिर कोई अन्य जो न्यायालय है उनका किसी भी तरह से जो हस्तक्षेप है वह इसमें नहीं होगा। तो ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय उपरोक्त वर्णित किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। तो याद रखना कि इस पे जो अधिकारिता, अगर प्रश्न आ जाए कि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है तो इसके बारे में जो संसद है, संसद के पास अधिकार है। और अगर हम यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है अधिकार, है ना। ध्यान रखना इस बात का कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई जो अधिकारिता है वह नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई अधिकारिता नहीं है कि वह अंतर्राज्यीय जल विवादों को लेकर जो कोई डिसीजन है वह दे दे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो और ये जो व्यवस्था करेगा ना कि जो उच्चतम न्यायालय है या फिर बाकी जो न्यायालय हैं उनका किसी भी तरीके से कोई हस्तक्षेप ना हो, इसके लिए प्रॉपर प्रावधान जो है वह संसद बनाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रावधान के अंतर्गत हम देखेंगे कि बेसिकली अच्छा तो दो बातें हमने देख ली, दो प्रावधान। पहला प्रावधान तो हमने ये देखा कि संसद जो है वह इस संबंध में कार्य करेगा और दूसरा संसद ऐसी विधि बनाएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, अन्य न्यायालय है, वो बेसिकली इस मामले से दूर रहे। दो बातें हो गई। अब देखो तीसरा समझो कि संसद ने बेसिकली इस संबंध में दो कानून जो है वह बनाए हैं। एक तो बनाया नदी बोर्ड अधिनियम 1956, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। तो दोनों जो है 1956 के ही अधिनियम है। एक तो है नदी अधिनियम, नदी बोर्ड अधिनियम और दूसरा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। ठीक है, सो देखो बेसिकली जैसे कि हम नदी बोर्ड या अंतर्राज्यीय नदियों के संदर्भ में अगर कोई विवाद है तो उसके नियंत्रण को लेकर कोई जो बोर्ड है उसका गठन किया जा सकता है। जैसे कि हम नदी बोर्ड की बात करें, ठीक है,
दो प्रावधान, एक तो नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड अधिनियम, ठीक है, 1956। अब देखो नदी बोर्ड अधिनियम का गठन जो है वह कौन करेगा और कैसे करेगा। इसके गठन के लिए याद रखना कि बेसिकली जो संबंधित राज्य है, जैसे कि मान लो एमपी या यूपी या जो भी संबंधित राज्य हो, तो संबंधित राज्य बेसिकली सिफारिश करेगा और केंद्र सरकार इस संबंध में जो सलाह है वह दे सकता है, ठीक है। तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र के द्वारा ये जो सलाह है वह दी जा सकती है कि पर्टिकुलर राज्य के लिए किसी नदी बोर्ड के लिए जो अधिनियम है, किसी नदी के बंटवारे के लिए, नदी के जल के बंटवारे के लिए जो नियम है वह बनाए जाए, देखरेख के लिए, नियंत्रण के लिए नियम बनाए जाए। तो नदी बोर्ड अधिनियम इस संदर्भ में है। तो याद रखना कि इसमें राज्य जो है वह सिफारिश करेगा, राज्य की सिफारिश पर केंद्र नियम बनाएगा, ठीक है। केंद्र के पास ये अधिकार है कि वह जो नियम है इस संदर्भ में बना सकें। अब देखो एक शक्ति और है संसद के पास, यह शक्ति है कि अगर वह चाहे तो अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटारण के लिए अस्थायी न्यायालय बना सकती है। अस्थायी न्यायालय, आपने ट्रिब्यूनल वर्ड सुना है? ठीक है। अब ये जो ट्रिब्यूनल से ये क्या होते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी संस्था को बेसिकली जब शक्ति दे दी जाती है उसे हम ट्रिब्यूनल कहेंगे। तो अंतर्राज्यीय जल विवादों को दूर करने के लिए संसद के पास यह शक्ति है कि वह अस्थायी न्यायालय का जो गठन है वह कर सकता है। तो यहाँ पे याद रखना कि अस्थायी न्यायालय बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है, ठीक है। ये केंद्र की शक्ति है। राष्ट्रपति या फिर ऐसा कुछ लिखा हो कि राज्य की शक्ति है, वो गलत होगा। तो अस्थायी न्यायालय किसी अंतर्राज्यीय जल विवाद को सुलझाने के लिए ये केंद्र की शक्ति है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं जो कि यूपीएससी ने मेंस में पूछा था 2013 में, 2013 का क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में सांविधिक प्रक्रियाएं समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक या प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? चर्चा कीजिए। देखो कि प्रॉपर अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, और अगर आपने कोई स्ट्रक्चर बना भी लिया तो वो इतना ढीला ढाला है स्ट्रक्चर, आपने उसके लिए जो प्रॉपर नियम है या जो प्रक्रिया है वह नहीं बनाई। ट्रिब्यूनल बना लिया, लेकिन क्या कोई ऐसी प्रोसेस है? आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है वह न्याय निर्णय नहीं हो पा रहा है इस तरह की चीजों को लेके, इस तरह के विवादों को लेके, ठीक है। कब से स्थापना की गई है? 20 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, लेकिन उसके बाद आज भी जो विवाद है वह बना हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया और नियम जो है उसमें पर्याप्त स्पष्टता जो है वह नहीं दिखाई देती है ना। आपको इसकी बेसिकली जो कमियां है वह बतानी थी। इस तरीके से मेंस के क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन जब आ सकता है तो आर्टिकल 262 से लेकर पूछा गया था, ठीक है, या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के आर्टिकल को पूछा गया था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स और मेंस में आते रहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो ना आगे चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषदों की। तो देखो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है ना, उनके निर्णय के लिए संसद के पास अधिकार है। संसद इस संदर्भ में जो प्रावधान है वह करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखोगे, इसके अलावा हम देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषदें और इनका आर्टिकल क्या? आर्टिकल 263, आर्टिकल 263। तो 263, 262 तो शुरू किससे हो गया? आपका अंतर्राज्यीय जल विवादों से। अब अंतर्राज्यीय परिषदों की हम बात करेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। इसका बेसिकली अगर हम मेन उद्देश्य कहें, एक लाइन में उद्देश्य अगर हम कहें तो बेसिकली इनका जो उद्देश्य है वह आखिर क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय है ना। अंतर्राज्यीय परिषदों के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो केंद्र व राज्य समन्वय, केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग कह लो, समन्वय कह लो, समन्वय ज्यादा अच्छा है, हम इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो सहयोग समन्वय है उसके लिए इस तरह की जो अंतर्राज्यीय परिषदें है बेसिकली उसका जो गठन है वह किया जाता है। अब प्रश्न आता है इसका कि अगला प्रश्न ये होता है कि आखिर जो गठन है वह कौन करेगा, है ना। जो गठन है अंतर्राज्यीय परिषद का, तो हमने देख तो लिया कि क्या काम है, बट इसमें जो गठन है वह कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
गठन कौन कर रहा है? गठन जो है वह राष्ट्रपति कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन है बेसिकली वह किया जा रहा है। ठीक है, तो और राष्ट्रपति ही ऐसी परिषदों के क्या कर्तव्य होंगे, क्या नियम होंगे, क्या संगठन होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, उन सभी चीजों का भी जो निर्धारण है वह राष्ट्रपति करेगा, है ना। तो राष्ट्रपति करेगा अंतरराज्यीय परिषद की नियम, प्रक्रिया, गठन व कर्तव्य, ठीक है, का निर्धारण। कौन कर रहा है इनका निर्धारण? ये काम भी राष्ट्रपति के पास है। ये काम भी कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ये जो कार्य है वह किया जा रहा है। अब बात आती है कि आखिर किसके द्वारा या किसके कहने पर अंतर्राज्यीय परिषदों की जो स्थापना है वह की गई? किसके द्वारा जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसकी जो स्थापना है वह की गई? तो देखो, केंद्र राज्य संबंधों की अगर हम बात करें, केंद्र राज्य संबंधों पर संघीय व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है वे अच्छे बने रहे। अब कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती, कभी कभी क्या हमेशा प्रॉब्लम्स जो है वह बनी रहती है, और अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो संघवाद को मजबूत करने के लिए, है ना, संघीय व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि समय समय पर, जैसे कि मान लो पुंछी आयोग बना, ठीक है, सरकारी आयोग बना या राजमन्नार आयोग बना, जो भी आयोग बन रहे हैं, उन सभी आयोगों से कुछ सिफारिशें जो है वह कहती है कि ठीक है आप इस विषय पर बेसिकली रिपोर्ट बनाइए, इस विषय का अध्ययन कीजिए। ऐसी ही एक रिपोर्ट बनाता है सरकारी आयोग 1983 से लेके 88, ठीक है। तो सरकारी आयोग की अगर हम बात करेंगे 1983 में बना था और 1988 में बेसिकली इसने अपनी जो रिपोर्ट है वह प्रस्तुत की थी और एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की कि आर्टिकल 263 के अनुसार परिभाषा जो है इसका अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका जो गठन है वह किया जाए। तो सरकारी आयोग के द्वारा बेसिकली ये जो प्रावधान है वह कहा गया था, ठीक है। साथ ही देखो ऐसे ही कई और, अच्छा एक बात और याद रखो कि क्या इसकी जो प्रकृति है, जो इसकी जो सिफारिशें हैं अंतर्राज्यीय परिषद की जो प्रकृति है वह कैसी है? क्या बाध्यकारी है कि केवल सलाहकारी है? बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाहकारी प्रकृति है कि अगर अंतर्राज्यीय परिषद ने कोई सुझाव दिया है, ठीक है, आप माने ना माने, एक तरह से सलाहकारिता पर परामर्श बेस्ड है, ना कि उसको बाइंड किया गया है कि अगर अंतर्राज्यीय परिषद ने कोई निर्णय दे दिया है, अगर उसको मानना जरूरी होता, अनिवार्य होता, तब तो उसकी प्रकृति बाध्यकारी होती, पर उसकी जो प्रकृति है वह बाध्यकारी नहीं है, बल्कि कैसी है? सलाहकारी प्रकृति की है। तो सिफारिशें जो है वह अंतर्राज्यीय परिषद करता रहता है। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि राष्ट्रपति ने कई विषयों पर इस तरह की जो नीतियां हैं और बेहतर समन्वय के लिए कुछ परिषदें बनाई, जैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद बनाई, जैसे कि केंद्रीय स्थानीय कर परिषद बनाई, जैसे कि बिक्री कर के लिए जो है वह 4 क्षेत्रीय परिषदों की बात की गई। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं वह अंतर्राज्यीय परिषदों की कई जो स्थापना इस तरह से वह कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि बेसिकली जो सरकारी आयोग की सिफारिशें जो मानी गई थी, सरकारी आयोग ने किन सदस्यों की बात की गई थी कि आखिर जो अंतर्राज्यीय परिषद है, ठीक है, इनमें कौन कौन से जो सदस्य हैं वह होंगे या अध्यक्ष इसमें कौन होगा? हम कुछ इस पॉइंट्स को जो है वह देख लेते हैं। देखो अध्यक्ष कौन होगा इसमें, तो याद रखना कि बेसिकली अध्यक्ष सरकारी आयोग की सिफारिशों को किसने माना था? वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसके द्वारा बेसिकली माना गया था। और इसकी सिफारिशों में जो पहला पॉइंट था वह ये है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन राष्ट्रपति कर रहे हैं ना, इस गठन के संबंध में सबसे पहले तो ये कहा गया था कि आखिर चेयरमैन कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा? तो कहा गया कि अध्यक्ष जो है इसके कौन होंगे? पीएम होंगे, ठीक है। जो प्रधानमंत्री हैं वह इसके अध्यक्ष होंगे। सदस्यों की बात करेंगे, क्या मुख्यमंत्री शामिल होंगे? तो जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वह इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली पांडिचेरी में है, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि विधानसभा है, ठीक है, तो यहां पर भी जो सीएम होंगे ना वो ये शामिल होंगे इस तरह के प्रदेशों के। इसके अलावा उन
केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक हैं, जहां पे विधानसभा नहीं है, आप देखेंगे कि वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो प्रशासक हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहां पे राज्यपाल शामिल होंगे। अगर राष्ट्रपति शासन मतलब सारी व्यवस्थाएं बता दी थी, ठीक है, कि राष्ट्रपति शासन वाले भाग में जो राज्यपाल हैं वो इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और पीएम के द्वारा 6 जो कैबिनेट मंत्री हैं, गृह मंत्री सहित, पीएम द्वारा नामित जो 6 कैबिनेट मंत्री हैं, 6 जो कैबिनेट मंत्री हैं ये शामिल होंगे। याद रखना, इंक्लूडिंग गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ठीक है, जो गृह मंत्री हैं वह भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमने देखा कि आखिर ये करता क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जो संतुति है वह करता है, विचार विमर्श को बढ़ावा देता है, ठीक है। हमने देखा कि केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में, इसके अलावा केंद्र के बीच में भी एक समन्वय जो है वह बना रहे, इसके लिए भी जो प्रावधान है वह अंतर्राज्यीय परिषदें करती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो कि ऐसे विषयों पर अंतर्राज्यीय परिषद क्या करता है, ऐसे विषयों पर अपनी सिफारिशें देना जहां पर केंद्र और राज्य के जो डिसीजन है, या फिर केंद्र या फिर एक से अधिक राज्यों या सभी राज्यों के की जो नीतियां हैं उनमें समन्वय की जरूरत होती है, या उनके हित जो हैं वे एक जैसे होते हैं। जैसे कि अगर हम व्यापार की बात करें तो सभी का जो है व्यापार में एक हित है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषदें इस तरह के जो प्रावधान है वह बनाए, ताकि व्यापार को लेकर जो सुगमता है वह बनी रहे। आगे हम पढ़ेंगे भी 301 से लेकर आर्टिकल 307 में, है ना, भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम की जो बात है वह की गई है भाग 14 में 13 में। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना कि अगर राज्यों के जो हित हैं वह सामान्य रूप से एक है, मतलब सामान्य हित है, तो उन सभी पर एक जैसी जो राय है अगर हो तो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर तरीके से राज्यों के जो संबंध है वह बन सकेंगे। इसके अलावा एक बात और आप सभी सुने कि बेसिकली कम से कम अगर हम एक डेडलाइन या फिर हम ये देखें कि जो ये परिषदें हैं वो कितने बार वर्ष में बैठेंगी, मतलब उनकी जो बैठक है वह जरूर होंगी, तो वर्ष में कम से कम 3 बैठकें जो हैं वह होनी चाहिए, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की वर्ष में 3 बैठकें कम से कम हो, वर्ष में 3 बैठकें जो है वह कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद और अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो, अभी हम क्षेत्रीय परिषदों की भी बात करेंगे। यूपीएससी ने 13 में क्वेश्चन पूछा था, इसी तरह का क्वेश्चन 2023 में भी आया है, सेम 2023 में भी, बस हाँ कुछ जो है ये बदले हुए हैं। संवैधानिक संस्थाएं, निकाय संविधान में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या क्षेत्रीय परिषद, किस किस का जो उल्लेख है वह आखिर नहीं है। योजना आयोग की हम बात करें, ये बताओ 1000 बार शायद मुझे लगता है कितनी जगह ये चीज लिखी होगी कि ना तो ये संवैधानिक है, सेम वही नीति आयोग का है, ना तो संवैधानिक है ना वैधानिक है। अब जब दोनों ही प्रकृति नहीं है तो फिर योजना आयोग कैसे बन गया था, तो भारत सरकार के एक प्रस्ताव से, भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा इसका गठन हुआ। और ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो वर्तमान में नीति आयोग कार्य कर रहा है, कब से अस्तित्व में आया था नीति आयोग योजना आयोग की जगह, 1 जनवरी 2015, है ना। और इसका मूल अगर हम कहें कि मेन उद्देश्य या मेन सिद्धांत क्या है, तो सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद क्या है, सहकारी संघवाद का मतलब है कि जो केंद्र और राज्य है वह एक प्रॉब्लम को दोनों मिलकर जो है वह सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक समन्वय की बात की। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे, 1952 के आसपास इसका जो अस्तित्व है वह आया था, बेसिकली योजनाओं के विकास को लेके राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। क्षेत्रीय परिषदों की आगे हम बात करेंगे। इसका बेसिकली आंसर ऑप्शन नंबर डी था कि कोई भी जो है संविधान में इसका जो उल्लेख है वह नहीं मिलता। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया।
संविधान कहता है कि प्रत्येक राज्य का अधिकार उसके राज्य क्षेत्र तक सीमित है। अभी तक देखो, इसके पहले हमने पढ़ा था जब हमने केंद्र राज्य संबंधों के विधायी अधिकार की बात की थी। अच्छा, विधायी अधिकार में हमने क्या पढ़ा था? विधायी अधिकार में हमने देखा था कि जो संसद है वो पूरे भारत के लिए नियम बना सकती है। संसद पूरे भारत हेतु, है ना, पूरे भारत के लिए जो नियम है वह बना सकती है। पर जब हमने राज्य की बात की थी तो राज्य जो है वह क्या कर सकता है? केवल राज्य क्षेत्र की, राज्य के जो नियम है वो केवल राज्य क्षेत्र में लागू होंगे। हालांकि किसी और राज्य में भी लागू हो सकते हैं अगर उस नीति का और उस वस्तु का एक इंटरकनेक्शन जो है वह बहुत ज्यादा हो, है ना। अगर क्या है कि जो अंतर संबंध है अगर वह स्ट्रांग है तब डेफिनेटली राज्य के बनाए गए जो नियम है वह दूसरी जगह पर भी, दूसरे राज्य में भी कुछ हद तक लागू हो सकते हैं। तो एक तरह से विधायी क्षेत्रों की हमने बात की थी। तो संविधान क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है। अतः यह संभव है कि एक राज्य के कानून और दस्तावेज दूसरे राज्य में अमान्य हो। यह बात बिल्कुल सही है। हो सकता है कोई एक टैक्स जैसी व्यवस्था, कोई एक शुल्क जो है वह एक स्टेट में लगता हो या एक स्टेट में ज्यादा हो, दूसरे स्टेट में कम हो, यह पॉसिबल है। तो एक राज्य के कानून, दूसरे के दस्तावेज दूसरे राज्यों में अमान्य हो। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था शायद लास्ट टाइम कि जो जेल प्रशासन के नियम है वो सभी राज्यों में अलग अलग हैं, और उसमें शायद ये बोला था कि जो जेल प्रशासन है वो राज्य सूची का विषय है। तो आखिर अलग अलग क्यों है? ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए संविधान में एक पूर्ण विश्वास और साख का उपवाक्य दिया गया है। पूर्ण विश्वास कैसा? पूर्ण विश्वास ये है कि हमें भारत सरकार या केंद्र पर पूर्ण विश्वास है कि केंद्र जो नियम बनाएगा हम उसको विश्वास के साथ राज्य में लागू करेंगे। तो केंद्र और प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाओं को भारत में संपूर्ण विश्वास और साख जो है वह दी गई है। ठीक है, केंद्र और राज्य के जो अधिनियम है, लोक अधिनियम है, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया है, इन सभी को बेसिकली हम देखेंगे कि संपूर्ण भारत में जो विश्वास है वह दिया गया है। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी और कार्यकारी दोनों कानून निहित हैं। लोक अधिनियम में क्या आएगा कि सरकार के द्वारा जो विधायी और कार्यकारी जो भी कानून व्यवस्था बनाए जा रहे हैं, चाहे वह कोई लॉ बनाया जा रहा हो या फिर उसको इंप्लीमेंट कराया जा रहा हो, उन दोनों ही व्यवस्थाओं को बेसिकली कानून में निहित किया गया है। सार्वजनिक दस्तावेज में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर, किसी लोक सेवक के द्वारा आधिकारिक कार्यों में निर्वाह बनाए गए दस्तावेज शामिल है। तो हम जब कहते हैं कि सार्वजनिक दस्तावेज क्या है कि मान लो कार्य करने के लिए या फिर आधिकारिक कार्य, कोई लोक सेवक जो है ना, कोई पुस्तक है, कोई रजिस्टर है जिसमें कार्य करने से संबंधित जो बातें हैं उसका प्रावधान है, लिखा हुआ है, आधिकारिक कार्यों के निर्वाह में बनाए गए जो दस्तावेज है वो सभी बेसिकली सार्वजनिक दस्तावेज में शामिल होंगे। ठीक है। सेकंड देखो, ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड और कार्यवाही जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में सिद्ध की जाए कि प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, संसद के द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएगी। ठीक है। अगर मान लो कोई अधिनियम, रिकॉर्ड या कार्यवाही और उसमें बेसिकली कंडीशन लगा दी कि ये लागू कब है, ये लागू तब है बेसिकली जब संसद जो है वह इनको नियम बनाकर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लागू कर दे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में लागू कर दे तो एक राज्य का दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद के विशेषाधिकार से संबंधित होगा। ठीक है, एक राज्य का दूसरे राज्य पर जो प्रभाव है ये किस में लागू होगा? एक राज्य के दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। संसद के पास बेसिकली ये जो राइट है वह ज्यादा है। भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा और अंतिम निर्णय प्रभावी होगी। यह नियम केवल कर निर्णय पर लागू होगा तथा फौजदारी निर्णयों पर लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि किसी राज्य को न्यायालयों और राज्य के दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। वही बात है कि जैसे कि हमने जेल प्रशासन की बात की कि जेल और बेल के जो नियम है वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेफिनेटली हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि किसी भी भाग में जो दीवानी न्यायालय और उसकी आज्ञा है, मान लो कोई जो दीवानी न्यायालय है, ठीक है, जो अपराध व्यवस्था शाखा को नहीं देखती है, उसके अलावा जो सिविल मामले देख रही है, तो दीवानी मामले ने अगर कोई डिसीजन दिया है, न्यायालय ने इस मामले में कोई डिसीजन दिया है, तो वो बेसिकली याद रखना कि किसी राज्य के न्यायालय राज्य के दंड के नियमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जरूरी नहीं है कि एमपी है तो यूपी के जो नियम है वो उस व्यवस्था को लागू करें। ठीक है, अब इसमें आ जाता है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य।
तो अंतर्राज्यीय जल विवादों की बात कर ली, अंतर्राज्यीय परिषदों की बात कर ली, कुछ हमने लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाओं की बात की। ठीक है, तो न्यायिक प्रक्रियाओं में हमने देख लिया कि एक जगह की न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि दूसरा राज्य भी उसको लागू करे। ठीक है, लोक अधिनियम की हमने बात कर ली कि जो लोक अधिनियम होंगे संसद ने अगर बनाए हैं तो वो पूर्ण संपूर्ण भारत क्षेत्र में लागू हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। तो अंतर्राज्यीय संबंधों में ये तो एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि मान लो यूपी, एमपी, महाराष्ट्र के बीच में अगर कोई वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, अंतर्राज्यीय व्यापार हो रहा है और उस संबंध में अगर कोई डिस्प्यूट हो, या फिर एमपी ये कह दे कि नहीं महाराष्ट्र से आने वाले जो चीजें हैं वह नहीं आएंगे एमपी की सीमा में, किसी तरह का प्रतिबंध लगा दे, क्या इस तरह के जो प्रावधान या नियम जो है वह क्या एमपी गवर्नमेंट बना सकती है? भारतीय क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य समागम का जो वर्णन है बेसिकली वह किसमें किया गया है? याद रखना कि भाग 13 में ये कहा गया है और अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक, अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक अंतरराज्यीय व्यापार और जो वाणिज्य है इससे संबंधित है। तो पहली बात तो ये है कि जो आर्टिकल 301 है, ठीक है, 301 क्या घोषणा करेगा कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। 301 जो है वह किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ठीक है, कि पूरे देश में बेसिकली जो व्यापार होगा उसमें किसी सीमा पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि नहीं जो उत्तर भारत का सामान है वो दक्षिण भारत में नहीं, या दक्षिण के जो राज्य हैं उसमें नहीं बिक सकता। ठीक है, तो यहां पर देखो कि बेसिकली ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि जो सीमा के अवरोध है ना, जो बाउंड्री के अवरोध है बेसिकली कि नहीं बाउंड्री तक सीमित होगा, उसको हटा देना है। और बेसिकली वाणिज्य और व्यापार वाणिज्य का जो एक अबाध प्रवाह है वो मतलब पूरे भारत को बेसिकली वह जोड़े, पूरे भारत को वह क्या करे? जोड़े और एक इकाई बनाए। इसलिए आर्टिकल 301 जो है वह क्या कह रहा है? आर्टिकल 301 जो है वह ये प्रावधान कर रहा है कि स्वतंत्र रूप से भारत की पूरी सीमा की अगर हम बात करें, राज्यों की सीमा नहीं माना जाएगा। आप ये सोचो कि अगर हम, ठीक है, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? व्यापार और स्वतंत्रता, तो ये जो अगर जो भी राज्यों की सीमाएं, ये तो क्या क्षेत्रीय परिषद है, तो राज्यों की सीमा नहीं, केवल बस हम फिर इस वाली जो टेरिटोरी हमारी, ये याद है, ये हमारी पूरी टेरिटोरी रहेगी, पूरा क्षेत्र रहेगा ये। ठीक है, ये क्या रहेगा? पूरा क्षेत्र रहेगा हमारे पास व्यापार के लिए। तो यहां पर क्या है कि कोई जो है वह लिमिट नहीं लगा सकता। इस प्रावधान से स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम पर भी। अब आप ये नहीं सोच सकते आर्टिकल, देखो जैसे क्वेश्चन आ गया कि आर्टिकल 301 जो है वह केवल 2 राज्यों के भीतर जो व्यापार हो रहा है या 2 से अधिक राज्यों के भीतर जो व्यापार के बाहर जो व्यापार हो रहा है केवल उससे संबंधित है, राज्य के भीतर जो व्यापार हो रहा है उससे संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर किसी भी तरह का जो प्रतिबंध है वह नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 301 की बात करें तो इसके द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान के द्वारा स्वयं अन्य प्रावधानों लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र है। ठीक है, तो अब देखो जो संविधान ने लगा दिया है जिस प्रतिबंध को, जैसे कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में हमने व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता पढ़ी थी, लेकिन उसमें नैतिकता जो है कि आप नैतिकता या फिर इस तरह की जो चीजें हैं उसको हार्म ना करें और फिर व्यापार करें, ऐसा नहीं कि आप मनुष्यों का क्रय विक्रय करने लगे, है ना। तो यहां पर क्या है कि 301 में जो स्वतंत्रताएं जो हमें संविधान ने प्रदान की हैं उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो तो प्रतिबंध लगाया जाएगा कि आप अनैतिक काम या अनैतिक जो पेशा है वह नहीं कर सकते। जैसे कि सरकार क्या करती है कि आप वेश्यावृत्ति को प्रमोट नहीं कर सकती, तो यहां पर इस तरह के जो पेशे हैं उसको क्या किया जाएगा, उस मतलब इस आधारों पर प्रतिबंध व्यापार और पेशे पे लगाया जा सकता है। अदरवाइज हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति, स्वतंत्रता की जब हम बात करते तब हमने क्या देखा था कि पूरे देश में आने जाने रहने निवास करने की स्वतंत्रता है, इसके अलावा कोई भी व्यापार पेशा करने की स्वतंत्रता है, अपनी आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो आर्टिकल 301 ध्यान रखना कि अगर आर्टिकल 301 की बात की तो इसको कहां से जोड़ सकते हैं? आर्टिकल 19 से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो यूपीएससी कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछने लगा है आजकल कि उसने 2 बातें पूछ ली, कोई 2 प्रावधान पूछ लिए, एक तो व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, पूरे भारतीय इकाई को एक माना जाएगा इसके लिए, और फिर पूछ ले कि और कौन सा आर्टिकल इसमें शामिल है, तो आर्टिकल 301 है तो आर्टिकल 19 भी है। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं कि बेसिकली इसमें 3 जो प्रतिबंध है वो नहीं लगाए जा सकते। अब ये प्रतिबंधों की कुछ चर्चा हम और विस्तार से करते हैं। जैसे कि पहली बात इसमें कही जाती है
कि जो संसद है सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य या किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अभी तो हम कह रहे थे नहीं लगा सकती, लेकिन अब हमने क्या कहा कि जो प्रतिबंध है वो लग सकता है। अगर संसद है तो संसद चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि संसद ऐसा नहीं कर सकती कि एक राज्य को प्राथमिकता दे दे और दूसरे राज्य को पीछे कर दे। तो बेसिकली एक समानता के सिद्धांत के आधार पर सभी राज्यों के साथ जो केंद्र है वह समानता पूर्वक व्यवहार करेगा और यहां पर किसी भी राज्य को जो प्राथमिकता है वह नहीं देगा, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो वस्तुओं के बीच में विभेद डेफिनेटली किया जा सकता है, मतलब अंतर किया जा सकता है कि जैसे कि मान लो आप देखेंगे कि भारत सरकार, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बहुत प्रोत्साहन कर रही है, लेकिन जब भारत में कुपोषण की व्यवस्था, अगर मान लीजिए कुपोषण के डेटा बढ़ गए या फिर दालें जो है वह महंगी हो गई, आम आदमी जो है वह दाल से अपने पोषण की पूर्ति करता है, दालों के निर्यात पे रोक लगा दी। वैसे ही अगर हम देखें कि मान लो किसी राज्य में अगर किसी वस्तु की कमी हो रही है और वो बहुत आवश्यक है, तो संसद चाहे तब ऐसा कर सकती है। संसद चाहे तब ऐसा कर सकती है, मतलब अगर कोई विशेष परिस्थिति आन पड़ी है तब ऐसा नहीं है कि प्रावधान नहीं है, नियम नहीं है ना। तो किसी भाग में अगर वस्तु की कमी है, उस स्थिति को छोड़कर राज्यों के बीच में जो विभेद है वह नहीं कर सकती। दूसरा है किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में, देखो यहां पे तो संसद की बात हो गई, अब हम देख रहे हैं कि राज्य की विधायिका भी क्या ऐसा कर सकती है। तो राज्य की विधायिका भी ऐसा कर सकती है, उचित प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन अब यहां पर जो है वह एक शर्त आ गई, यहां पे तो हमने कोई शर्त नहीं पड़ी, लेकिन अगर कोई राज्य की विधायिका इस तरह चाहे कि हम रोक ले, इस तरह राज्य के बाहर या राज्य के अंदर हम दो जिलों के बीच के किसी तरह के जो व्यापार है उस पर हम प्रतिबंध लगा दे, तो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकती। राज्य की विधायिका, राज्य का विधानमंडल ऐसा करने में सक्षम है, लेकिन एक वो है, क्लॉज है कि ये विधेयक जो है विधानसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाए, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की बाध्यता जो है वह राज्यों पे लगा दी। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका को एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता जो है, राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकती है, राज्यों के बीच विभेद नहीं कर सकती। तो ना तो प्राथमिकता दी जा सकती है और ना ही विभेद, ना ही कोई अंतर जो है वह किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर संसद की बात कर ली, राज्य की बात हो गई। अब राज्य की विधायिका हम देखेंगे कि बेसिकली दूसरे राज्य या संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर क्या कर लगा सकती है। तो यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है और यहाँ पर टैक्स की बात हो रही है। तो क्या टैक्स जो है वह लगा सकती है, जो किसी नंबर, कोई भी देख लो कि कोई भी अदर जो या सेकंड जो स्टेट है वहां से चीजें आई हैं, तो संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं, आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है जो संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं, और ये प्रावधान राज्यों के द्वारा विभेदकारी करों को लगाने को निषेध करता है। तो अगर मान लीजिए कि राज्य में कोई ए वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो वह चाहे तो उस वस्तु के आयात पर बेसिकली किसी अन्य राज्य से जो रोक है वह लगा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 प्रावधान है, संसद, यहाँ पे 2 प्रावधानों में जो है वह राज्य की चर्चा की गई है। तो बेसिकली अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य को लेकर जो कुछ नियम है 301 से लेकर 307 तक उसका जो वर्णन है वह किया गया है। देखो 301 कहता है अंतर व्यापार, वाणिज्य और व्यवहारिक लेन देन। 302 में बात की गई है कि व्यापार, वाणिज्य और व्यवहारिक लेन देन पर प्रतिबंध की संसद की शक्ति, ठीक है। तो जो ये प्रतिबंध की संसद की शक्ति है कि संसद जो है वह प्रतिबंध लगा सकता है, ये संसद की शक्ति किसके अंतर्गत है? 302 के अंतर्गत है, 302। 302 आर्टिकल के अंतर्गत ये जो संसद की शक्ति है वह शामिल है, ठीक है। इसके अलावा 303 क्या कहता है? तो व्यापार और वाणिज्य के संबंध में केंद्र और राज्यों की दोनों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की जो बात है वह कर रहा है, ठीक है। 304 कहता है कि राज्यों के बीच का जो व्यापार है उस पर प्रतिबंध, व्यवहारिक और उचित प्रतिबंध की बात की गई, ठीक है। 305 कहता है कि पहले से लागू जो कानून है और राज्यों के जो एक अधिकार से संबंधित कानून है, कानूनों की सुरक्षा, इसकी बात करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य की बात हो गई, लोक अधिनियम, दस्तावेज, अंतरराज्यीय परिषद और अंतरराज्यीय जल विवाद। अब देखो क्षेत्रीय परिषदें हैं और पूर्वोत्तर परिषदें हैं। क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल आखिर है क्या, इसको समझते हैं।
पहले जो है वह हम किसकी बात करते हैं, जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदों की। देखो क्षेत्रीय परिषदों की अगर हम स्थापना की बात करें कि बेसिकली इनका जो मेन मोटिव है, क्षेत्रीय परिषदों का मेन जो उद्देश्य है आखिर वह क्या है। पहले उद्देश्य पे आओ, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों की अगर हम उद्देश्य की बात करें, क्या उद्देश्य है, जैसे कि देश का एकीकरण करना है ना, देश का एकीकरण करना, देश को विभाजन मतलब, और देश के अंदर हम देखें तो एक क्षेत्रवाद पनप जाता है, या राज्य अपने अपने विकास की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक आर्थिक, राजनीतिक, एक सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वह बनाई जाती हैं। राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करने के लिए ये क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाती हैं। राज्य भावना, क्षेत्रवाद और भाषावाद को रोकने के में काफी सहायक होता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि मान लो हर एक स्टेट जो है वह केवल एक अलग एक ऐसी इकाई है कि दूसरे राज्य से कोई संबंध ही नहीं, वह केवल अपने ही विकास या अपने ही क्षेत्र की बात कर रही है। लेकिन जब 4-5 जो लोग हैं वह अगर ग्रुप में जो सहयोग समन्वय है वह कर रहे हैं, ठीक है, अगर वह यहाँ पर 4-5 राज्य अगर इस तरह की नीतियां बनाते हैं आपस में, तब एक तरह से जो सहयोग समन्वय है वह होता है। क्षेत्रवाद और भाषावाद जो है उसको बढ़ावा नहीं मिल पाता, ठीक है। विभाजन के प्रभाव को दूर करना, देखो विभाजन जो है वह किस आधार पर हुआ था, विभाजन की बात करें तो धर्म के आधार पर। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि राज्य अपने अपने लिए मांग कर रहे थे, उसके लिए भाषा एक बड़ा मुद्दा था, ठीक है। डेफिनेटली विकास की बात भी थी, इस आधार पर राज्यों की डिमांड की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर यह क्षेत्रीय परिषदें बनाने का उद्देश्य यही था कि देश को कैसे एकीकृत और देश को कैसे जो है वह एक रखा जाए। राज्यों के बीच सामाजिक और आर्थिक विषयों पर सहायता करने के लिए भी जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि हम देखें तो 5 जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वह बनाई गई हैं, ठीक है। कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं, तो 5 हैं। जैसे कि ये हो गई आपकी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ये सेंट्रल मध्य क्षेत्रीय परिषद, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, और ये आपकी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है। अब कुछ कुछ यहाँ पर मैं आपको राज्य बता देती हूँ, कौन कौन से जो राज्य हैं किस किस में शामिल होंगे। जैसे कि अगर मैं उत्तर की बात करूं तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतने जो ये स्टेट और यूटीज हैं, इनमें ये किस में शामिल है, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा होंगे। और बेसिकली इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ होगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर होगा। सेकंड देखो, अब हम बात करेंगे मध्य क्षेत्रीय परिषद की, तो एमपी, यूपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। इसमें क्या क्या आएगा मध्य क्षेत्रीय परिषद में, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ठीक है। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर देखें, मध्य क्षेत्रीय परिषद कहां पर है हेडक्वार्टर, इलाहाबाद में। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहां पर है, इलाहाबाद में, ठीक है। अब देखो यही हम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे। ध्यान रखना पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में नॉर्थ ईस्ट को काउंट मत कर लेना। जब हम पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो इसमें आएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड, ओडिशा और झारखंड, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता, कोलकाता नाम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में। इसके अलावा जब हम पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदों की बात करेंगे, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन से स्टेट आने वाले हैं। फर्स्ट इसमें आएगा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली। अच्छा एक बात बताओ,
दमन दीव और दादर नागर हवेली एक हो चुके ना, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है वह कितनी कितनी जगह हो गए। सो यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये यूटी है ना, ये बेसिकली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर भी जो है वे 4 हो गए। अब दक्षिणी की हम बात करेंगे कि आखिर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से स्टेट आएंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पांडिचेरी। केरल और पांडिचेरी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई में। हेडक्वार्टर जो है वह चेन्नई में है। और अगर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की हम बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहां पर होगा, मुंबई, ठीक है। तो आप हेडक्वार्टर एक बार देख लें तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई है, ठीक है। न्यू दिल्ली किसका है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का, मध्य का है इलाहाबाद, पूर्व का है कलकत्ता, ठीक है, और दक्षिण का क्या है, चेन्नई हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनके हेडक्वार्टर्स हो गए। अब देखो सबसे पहली बात को जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है, ये सांविधिक निकाय हैं, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदें जो हैं वह सांविधिक निकाय हैं। सांविधिक का मतलब क्या हुआ, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित, 1956 द्वारा जो है इनको स्थापित किया गया था, ठीक है। एंड आगे देखो हमने देखा कि देश को बेसिकली इस कानून ने, है ना, क्षेत्रीय परिषदों ने देश को 5 भागों में बांट दिया। देश को 5 भागों में, देश को 5 भागों में बांटा। ये 5 भाग कौन कौन से हैं, मध्य, उत्तरी, सबके आगे क्षेत्रीय परिषदें लिख लेना, मध्य, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। तो इस तरह से देश को 5 भागों में जो है वह बांट दिया। और बेसिकली अच्छा एक बात और याद रखो कि जब इसका ये विभाजन किया जाता है तो विभाजन किस आधार पर हमने किया, मतलब हमने कैसे ये जाना कि हमें जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है हम उसमें केवल इन 4 जो इकाइयां हैं, ये इन 4 राज्य हैं, केवल हमें इनको ही शामिल करना है, ये आखिर हमने कैसे जाना। तो ये डिसाइड किया जाता है बेसिकली कि प्राकृतिक विभाजन कैसा है, नदी तंत्र संचार का विभाजन जो है वह कैसा है, ठीक है। तो कई इस तरह की जो चीजें हैं वह देखी जाती हैं, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध देखे जाते हैं, आर्थिक विकास की आवश्यकता की बात की जाती है, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बात की जाती है। तो इसके हम देखेंगे बेसिकली कि कई तरह के ऐसे मानक हैं जिस आधार पर हम ये विभाजन का जो फैसला है वह लेते हैं कि आखिर भारत को कितने भागों में और कैसे कैसे बांटा जाएगा, कौन से जो राज्य हैं वे किस क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा होंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा अगर हम सदस्यों की बात करें तो यहां पर देखो कि केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, केंद्रीय मंत्री, है ना, केंद्रीय गृह मंत्री जो है बेसिकली वह अध्यक्ष होगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है सदस्य होंगे। प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री भी होते हैं। क्षेत्र में या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वहां के जो भी प्रशासक हैं वो इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वह इसमें बेसिकली हिस्सा होंगे, ठीक है। तो गृह मंत्री जो है वह किसका अध्यक्ष होगा, याद रखना इसको और लिख लो, अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। अब अगर न्यूज में आता है ना कि अभी 22वीं बैठक हुई, 23वीं बैठक हुई, तो इस बात को याद रखना। तो वर्तमान में कौन है, तो अध्यक्ष कौन होंगे, इसके केंद्रीय गृह मंत्री जो है बेसिकली वह अध्यक्ष होंगे। अब एक और बात देखो कि हमने इसमें बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है इसको हमने अलग रखा, ठीक है। अब इस नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट के लिए क्या है, तो इसके लिए है संसद ने क्या किया, एक अधिनियम बनाया था 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद का, उत्तर पूर्वी परिषद, ठीक है। 1971 में ये जो एक्ट है वह बना हुआ था
और उत्तर पूर्वी परिषद की जो स्थापना है वह अलग से की गई। इन पांचों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, ये जो पांच है वह अलग हैं, ठीक है, जैसे कि उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है। तो इन पांचों में ये शामिल हो नहीं होगा। उत्तर पूर्वी परिषद के लिए बेसिकली अलग से जो व्यवस्था है वह की गई। 1971 में एक अधिनियम बनाया गया और उत्तर पूर्वी परिषद जो है वह बनाई गई। इसमें जो 7 स्टेट है ये शामिल है, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेट हैं ये इसमें शामिल होंगे। बाकी देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन ये मैंने आपको सारी बता दी कि हम कई कारणों पर बेसिकली ध्यान देते हैं जब हम इन क्षेत्रों का विभाजन कर रहे होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक, नदी प्रणाली, सांस्कृतिक, भाषा, आर्थिक विकास, सुरक्षा, कानून की आवश्यकता, है ना। 5 क्षेत्रों में हमने डिवाइड किया है। और चूंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत बनाई गई है और इसलिए हमने इसको वैधानिक या सांविधिक जो दर्जा है वह दिया है, ना कि संवैधानिक दर्जा। अच्छा, एक बात और कि क्या इनकी जो प्रकृति है वह आखिर कैसी होगी। तो जब हम क्षेत्रीय परिषदों की बात करेंगे, सलाहकारी प्रकृति होगी, सलाहकारी प्रकृति होगी, ठीक है, बाध्यकारी जो प्रकृति है वह नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखो, संगठनात्मक ढांचे की बात करते हैं। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री सभी परिषदों का जो है वह अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष के बतौर में जानते हो कैसे, जैसे कि जो मुख्यमंत्री है वह शामिल होंगे। मान लो कि 5 वहां पे स्टेट है किसी में, है ना, तो पहली बार जो है वह ए स्टेट का होगा, फिर बी, सी, डी, ई, फिर से जो है वह ये चक्र शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से एक चक्रीय आधार पर बेसिकली 1 वर्ष की अवधि के लिए उस पर संबंधित जो अंचल या फिर स्थान की बात करें वहां पे उपाध्यक्ष के रूप में जो सीएम है वह काम करेंगे, ठीक है। तो रोटेशन बेस्ड बेसिकली 1 साल में जो इनका नंबर है वह आता रहता है। तो उपाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष जैसे कि मान लो हमने देखा कि, तो अध्यक्ष तो हमने देख लिया कि केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। अब मध्य में देखो जैसे कि एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तो 4 साल में नंबर दोबारा जो है वह एमपी का आ गया, ठीक है। पहले साल एमपी के थे, फिर दूसरी साल यूपी के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ के उपाध्यक्ष रहे, फिर तीसरी बार छत्तीसगढ़ के, चौथी बार उत्तराखंड के, और फिर से जो है वह एमपी के मुख्यमंत्री यहाँ के उपाध्यक्ष हो गए। तो जो गृह मंत्री है वो तो इसका अध्यक्ष है ही है ना। अब सदस्य में देखो, सदस्य में हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल है ये नामित करेंगे 2 अन्य मंत्रियों को, 2 अन्य मंत्रियों को शामिल करेंगे। संघ राज्य क्षेत्रों से भी 2 सदस्य इसमें शामिल होंगे, ठीक है, ये सारे इसमें शामिल होंगे। तो बेसिकली ये क्षेत्रीय परिषदों की बात यहां पर हो गई। क्षेत्रीय परिषदें, पूर्वोत्तर परिषद, ठीक है। और अच्छा देखो, अगर हम पूर्वोत्तर परिषद की बात करेंगे, पूर्वोत्तर परिषद का भी तो वही काम है जो कि क्षेत्रीय परिषदों का है। जो काम क्षेत्रीय परिषदें कर रही हैं, सहयोग का, समन्वय का, विकास की एक नीति बनाने का, राजनीतिक एकता को स्थापित करने का, वही काम पूर्वोत्तर में उत्तर पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है वह कर रही है, ठीक है। बस इसके लिए अलग से जो व्यवस्था, अलग से जो अधिनियम है वह बेसिकली रख दिया गया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, छोटा सा चैप्टर था। कल की जो क्लास है आपकी, नेक्स्ट क्लास, वो आपातकालीन संबंधों को लेकर होगी। आज हमने बेसिकली पढ़ा क्या, आज हमने अंतर्राज्यीय संबंधों पर जो है वह बात की, ठीक है। हमने जाना कि किस तरह से अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय परिषद, लोक अधिनियम दस्तावेज, न्यायिक प्रक्रिया, व्यापार वाणिज्य, क्षेत्रीय पूर्वोत्तर परिषद, है ना। अंतर्राज्यीय जल विवाद की बात की, 262 के अंतर्गत संसद के पास अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषदों की आर्टिकल 263 में बात की हमने, जाना कि सरकारी आयोग की सिफारिश पर बेसिकली अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना का प्रावधान है वह किया गया था। लोक अधिनियम दस्तावेज, न्यायिक प्रक्रिया की बात हो गई। इसमें इस पॉइंट को याद रखना कि किसी राज्य के न्यायालय, राज्य के दंड के जो नियम है उसको क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है किसी दूसरे राज्य को, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की बात की, आर्टिकल 301 से 307 को जाना। क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर जो परिषद है इसकी बात की, क्षेत्रीय परिषद में हमने जाना कि इस तरीके से जो देश उसको 5 भागों में बांटा, लेकिन इस 5 भाग में नॉर्थ ईस्ट शामिल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से परिषद 1971 में जो है वह बनाई गई थी, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद के उद्देश्य क्या है, संगठनात्मक ढांचा क्या है, और एक क्वेश्चन जो है वह हमने देखा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम बात करेंगे आपातकाल की। थैंक यू सो मच।